हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं बिहार एसआई मेंस का जीएस पेपर का ये पोर्शन होगा, जो कि एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 होगा हमारा, राइट। तो इससे पहले मैंने बिहार एसएससी के भी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग बिहार एसएससी का भी क्वेश्चन पर तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया गया है, राजकीय कला और लोक कला के रूप में। राजकीय कला में राजरक्षकों और दरबारियों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया जाता है, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। यानी कि पिलर, केव और स्तूपाज, ये 3 आते हैं आपका राजकीय कला में। और उसके बाद आता है मौर्यकाल में मूर्तियों का निर्माण पकवा विधि या खांचे में डालकर किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तंभ। तो दरबारी कला के रूप में इसको कहा जाता है। देखिए, दरबारी कला में सब आ जाएंगे स्तंभ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, नॉट ए होगा, ध्यान रखेंगे। तो सभी आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी दरबारी कला के एग्जाम्पल्स हैं। पाड़ा सभ्यता के दौरान शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? तो ये आयताकार में रखा गया था। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 2010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया। राजराज प्रथम ने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, नॉट ए। राजराज प्रथम ने कराया था बृहदेश्वरा टेम्पल का निर्माण, राइट। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के राजा महेंद्र जो फिफ्थ थे, उनको भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला यानी कि रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। और जो राजराज प्रथम थे, वो श्रीलंका के विविध प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, जिसको मुंडी चोल मंडलम कहा जाता था, ये नाम दिया था। और चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो राजेंद्र तृतीय थे। ये आप याद रखेंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो हम समझते हैं, सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में स्थित है ये, ठीक है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? बाघ बाघ गुफा जो है, BAG, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में ही है। बराबर केव्स, ये बिहार गया पड़ता है। एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में ही है। और भीम बेटका मध्य प्रदेश में है, रायसेन में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ कब आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति 250 BC में, ये 250 BC में आयोजित की गई थी। पहली 483, दूसरी 383 और तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। और शासक कौन थे? अशोक थे। और चौथी बौद्ध संगति ये प्रथम शताब्दी यानी 78 ईस्वी के आसपास हुआ था, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और उस वक्त राजा कौन थे? कनिष्क थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षित, उदार, मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया था। वहां के राजा कौन थे? 1789 ईस्वी में हुआ था ये। लुई 16वें वहां के राजा थे, और उन्हीं के समय में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था, सबको पता होगा। और अभी फिलहाल फ्रांस की राजकीय, अभी नहीं, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहां की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी। और माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है, ये फ्रांस की ही देन है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजतंत्र का खात्मा हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? तो मोगालीपुट्टा तीसा थे। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य शासक अशोक के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इस समय के सभापति कौन थे? मोगालीपुट्टा तीसा थे, ठीक है। और इसी सभा में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था, जो अभिधम पिटका के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा? मोगालीपुट्टा तीसा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड लीटन के समय में। और फिर 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में इसको वापस कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जो पायनियर अखबार था, वो वर्नापुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद याद रखिए। पायोनियर जो अखबार था, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का ये समर्थन किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और किस पर कब्जा कर लिया था? तो ये दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, यानी कि पानीपत युद्ध के समय इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलामा युद्ध एवं तोपखाने की पद्धति का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। राइट, तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आगरा। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासन था 1211 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। राइट, इल्तुतमिश प्रथम अलवरी तुर्क शासक तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद को स्वीकृत गौर से के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त करी थी। राइट, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान भी कौन था? इल्तुतमिश ही था। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? तो चोल वंश थे मध्यकालीन शासन के समय तमिलनाडु पर राज करने वाले राजा, मतलब शासक कौन थे? चोल वंश थे। और इस वंश का संस्थापक विजयालय था। 1850 से 70 तक ये इनकी मानी जाती है कार्यकाल। जिसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/9 भाग हुआ करता था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भूमि कर का 1/9 भाग हुआ करता था उपज का। चोल काल में कंजूल सोने के सिक्के थे, याद रखेंगे, कंजूल सोने के सिक्के कंजूल हुआ करते थे। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे तो पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो किनके द्वारा किया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा किया गया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? तो गुरु अंगद देव, जो कि 1539 से 52 तक सिखों के दूसरे गुरु रहे थे, इन्होंने ही गुलरुखी या गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अब इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था, याद रखेंगे। गुरु रामदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई काम किए थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन आभास हुआ था। तो ये सिख धर्म से कुछ रिलेटेड है। एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए X3- ऋणायन बनाता है। तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 15, क्योंकि तत्व का परमाणु संख्या 18 -3 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 31 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हो तो उस वक्त इस ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। ठीक है, तो आभासी और बड़ा हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जनरेटर पूछ रहा है। जनरेटर बेसिकली हम लोग कहते हैं डायनेमो को, तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक होगा, नॉट एक और दो, दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो एक तीसरा ऑप्शन भी है, एक बार ध्यान से देख लेंगे। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, क्योंकि डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो वाष्पीकरण के कारण ईथर का संरचनात्मक सूत्र जानते होंगे आप, ROR होता है, सिंगल बॉन्ड। R का मतलब अल्काइल ग्रुप्स हैं। और ईथर का उपयोग जो है ये
निश्चेतक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वाष्पीकरण की वजह से आपको ठंडा लगता है। कपड़े से स्याही एवं जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। रंजक बनाने में भी ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये एक बहुत ही टॉक्सिक एसिड है, मतलब जहरीला है। और अम्ल जो होता है आपको पता होगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार इसका उल्टा करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? कैडमियम हो जाएगा। नाइट्रोजन रंगहीन ठोस द्रव और गैस के रूप में मौजूद होते हैं। इसकी खोज डैनियल रदरफोर्ड ने किया था। और कैडमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 48 होती है। ये संरचनात्मक तत्वों में शामिल नहीं है। मतलब कि कौन कौन जीवों के अंदर पाए जाते हैं, कि संरचना में कौन कौन से एलिमेंट्स का योगदान होता है। तो आपको पता होगा कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जीवों में संरचनात्मक तत्व के नाम से जाना जाता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। ये अक्रिस्टलीय कार्बन का सबसे शुद्ध है वो चारकोल होता है। यह एमॉर्फस कार्बन का एक शुद्धतम रूप होता है। यह हवा की अनुपस्थिति में गन्ना, चीनी या ग्लूकोज को गर्म करके तैयार किया जाता है। तो हो जाएगा चारकोल। 22 का बी हो जाएगा। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा विकृत गंधिता। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल होता है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, नॉट ऑक्सीजन अभिक्रिया। हार लेंगे आप। अगला है कि एक जिप्टो में कितने के बराबर होता है? तो ये 10 के पावर 21 के बराबर होता है। राइट, 10 के पावर -21, नॉट 21। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये -21 है 10 के पावर। ठीक है, याद रखो। एक एक्टो बराबर 10 के पावर -24 होता है। एक एक्टो बराबर 10 के पावर -24, और एक जिप्टो में 10 के पावर -21 होता है, और एक एट्टो में 10 के पावर -18 होता है, और एक फेम्टो में 10 के पावर -15, और एक पीको में 10 के पावर -12, और नैनो में 10 के पावर -9 होता है। और ये तो माइनस वाले रहे। अगर इसी को पॉजिटिव में करेंगे तो योट्टा हो जाएगा। योक्टो की जगह योट्टा, यानी कि एक योट्टा बराबर 10 के पावर 24, एक जेटा बराबर 10 के पावर 21, और एक एक्सा बराबर 10 के पावर 18, और एक पेटा बराबर हो जाएगा, मतलब पेटा बराबर हो जाएगा 10 के पावर 18, और एक टेरा बराबर हो जाएगा 10 के पावर 12। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, बिल्कुल सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये बिल्कुल गलत है। आवृत्ति नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य बदलती है और उसका स्पीड बदलता है। सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, तो बहुत ही सही है। तो कौन सा असत्य कथन हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, 31 का। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि किसको इंगित करता है? तो अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करता है। राइट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो, जब बैरोमीटर में अचानक से सडन फॉल होता है तो इसको संभावित चक्रवात कहते हैं। जब धीरे धीरे मरकरी नीचे गिरता है तो उसको बारिश की संभावना कहा जाता है। जब मरकरी धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उसको सूखे का यानी शुष्क मौसम का संकेत होता है। और जब अचानक से राइज होता है यानी सडन राइज होता है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने की संभावना है। तो ये मरकरी के उतार चढ़ाव से संबंधित क्वेश्चन अगर आता है तो आप देख लेंगे। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये राना टिगरीना। ठीक है ना, क्योंकि ये मेढक का नाम है। आपको पता होगा जो टू नेम मेथड होता है जिसमें हम स्पीसीज और उसके फैमिली का नाम लिखते हैं। तो राना टिगरीना जो है ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, और नेम सिस्टम आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, वहाँ का है ये। फ्रॉग को राना टिगरीना के नाम से जाना जाते हैं। ग्रीन एलजी, ग्रीन एल्गी, ये किसी एक का ये डबल नेम नहीं है, आप याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है? देखिए, चीनी में क्या नहीं होता है? तो चीनी में नाइट्रोजन नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चीनी का मतलब सुक्रोज, शर्करा। तो C12H22O11 होता है ये चीनी का। आगे बढ़ेंगे तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है।
तो रोगाणु रोधी दवा का इस्तेमाल करते हैं हम। सही आंसर सी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, या यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, या यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। ये अमोनियम क्लोराइड बनता कैसे है? तो अमोनिया की अभिक्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे तब ये बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइट, नाइट ब्लाइंडनेस इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, आपको पता होगा। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। राइट। इसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, इसके वजह से हम क्या करते हैं? जानवरों के क्लोन तैयार करते हैं। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन माना जाता है? संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक जो है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हम संचारी रोग कहते हैं, सबसे ज़्यादा है ये मक्खी यानी कि फ्लाइज। संचारी रोग का सबसे आम वाहक घरेलू मक्खी होता है। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा, इबोला, कोविड-19, ये सब मक्खियों की वजह से फैल सकते हैं। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? भाग में वायवीय, जलीय और स्थलीय। अरस्तु जो थे ये वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, वो थे आर एच विटेकर। उन्हें पूरे प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजी, एनिमेलिया और प्लांटा। ये 5 भागों में बांटा था किसने? आर एच विटेकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि अरस्तु ने भागों में प्राणियों को बांटा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करी थी? आपको डेट पूछा है, तो 1 नवंबर 1858 को करी थी इन्होंने। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 1 नवंबर 1818 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था, जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इब्न बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ढा करके, मतलब उसको विनाश कर दिया था गिरा करके। ये वही था इब्न बख्तियार खिलजी। ये बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने बंगाल पर 1203 से लेकर के 1227 ईस्वी तक छोटी अवधि के लिए शासन भी किया था। राइट। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आई थिंक समझते हैं कि हर किसी को याद होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये उल्टा और वास्तविक होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। मेघालय बांग्लादेश के साथ लगता है, उत्तराखंड नेपाल के साथ भी लगता है, चीन के साथ भी लगता है, और बिहार जो है नेपाल के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट तट पर स्थित नहीं है? हाल शहर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं, जबकि यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े झील हैं, इसलिए भोपाल को कभी कभी कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है? वहीं अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस पर, तो आगरा यमुना नदी के किनारे है, और भागलपुर गंगा के किनारे है, और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पड़ता है।
राइट। सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। ये किसी किनारे नहीं पड़ता। पूरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ पर ये झारखंड में पड़ता है, झुमरी तिलैया और मंदार पर्वत। ठीक है। अब दामोदर नदी में आने वाले विनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए तिलैया बांध के कारण इसका नाम पड़ गया था आपने तिलैया डैम प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, जो दामोदर नदी पर है। मंदार पहाड़ियाँ बिहार के बांका जिले के बैसी गांव में स्थित। ये एक्चुअली में देखा जाए तो मंदार पहाड़ी जो है बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है। और इस पर्वत की ऊंचाई है 700 से 750 फुट के आसपास। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा आपका। आंतरिक परत नीचे के निर्माण में किन तत्वों की पाई जाती है? तेल और फेरस की पाई जाती है। गरजने वाली चलीसा यानी कि 50 और चीखने वाली सठा पौने किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चल। भंडारी समिति किससे ये देखो तो बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। 67 या 68 बीपीएससी में ये पूछा था कि भंडारी समिति जो है ये किससे रिलेटेड है? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना रिलेटेड थी। भंडारी कमीशन। क्या राइट आंसर इसका डी हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी इसको। अगर हम बात करें कुछ और समितियों की, तो स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति निर्धारण के लिए जानी जाती है। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंध। महालनोमी समिति जो है राष्ट्रीय आय। रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन यानी पेमेंट ऑफ बैलेंस, इससे रिलेटेड था। और राजा चलैया समिति जो है ये कर सुधार से रिलेटेड था। वहीं अगर हम बात करें मल्होत्रा समिति की, तो ये बीमा क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। और खुसरो समिति जो है कृषि साख यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड है। वहीं अगर हम गहपुरिया समिति की बात करें तो ये बैंकिंग सर्विस सेक्टर में सुधार से रिलेटेड है। और नरसिम्हन कमेटी तो हर किसी को पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और आपको भंडारी समिति मैंने बता दिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनर्संरचना से रिलेटेड थी ये समिति। आगे बढ़ेंगे तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने इसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो वहीदा रहमान को इसकी घोषणा करी गई है 2021। हालांकि यह जो 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है ये 2021 वाला दिया गया है। और ये किसे दिया गया है? तो वहीदा रहमान को। और 2020 का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये आशा पारेख को दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वहीदा रहमान। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो इसका हो जाएगा क्रिस्टलाना जॉर्जीवा। राइट। आगे बढ़ेंगे तो नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो ये 19 सितंबर 2023 को किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। और दोस्तों बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था कि नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्यसभा के सीटों की संख्या क्या है? तो लोकसभा में सीटों की संख्या 1888 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 384 रखी गई है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये निकलती हैं आपका छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड से। और जिलों के नाम हैं पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची। इन जिलों में ये नदियां बहती हैं। राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यानी कि चिरिया जो जगह है ये झारखंड में किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आयरन ओर माइनिंग के लिए यानी कि लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। यह झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आयरन ओर के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह मतलब शनि जो ग्रह है उसका घनत्व सबसे कम है। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का है। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद माना जाता है? तो भूमि जल स्तर में सुधार के लिए। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप सिंचाई के लिए मत सोचिएगा कि वर्षा जल का संचयन सिंचाई के लिए किया जाता है। बेसिकली ये
ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक होता है? तो यूरिया जो है उर्वरक ये सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो ये कृति जो है अमृता शेरगिल है, आपको पता होगा। इनकी एक चित्रकला जो है द स्टोरी टेलर ये लगभग 61.8 करोड़ रुपए में बिकी थी और ये भारत की सबसे महंगी बिकने वाली कोई कृति बन गई है, कलाकारी बन गई है। ये किनकी थी? अमृता शेरगिल की। प्रलय मिसाइल जो है इसके संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर बताना है इनमें से कौन सही है। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों कथन जो है ये सत्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा विधेयक है? तो 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इसको आप याद रखोगे नंबर 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसने पेश किया था? ये पेश किए थे अर्जुन राम मेघवाल जी। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हुआ था और दोनों सदनों में विधेयक पर चर्चा में 162 सदस्यों ने भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? तो ये लॉ मिनिस्टर है, आप याद रखोगे। ये झारखंड से सॉरी राजस्थान से ये ताल्लुक रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो डेजर्ट फ्लैग नामक अभ्यास जो है ये किस देश में आयोजित किया गया? और ये ये है डेजर्ट फ्लैग 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएई में हो जाएगा। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो ये थी आशा पूर्णा देवी। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में बेटन कप और रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। राइट। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं, याद रखोगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल विदल विरोधी संशोधन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 को ये जाना जाता है। 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? राइट आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 33-34। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सितार से के साथ संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका संबंध सरोद वादक से है। और अमीर अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम वो है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो एक क्रेता और एक विक्रेता और एक क्रेता। एक विक्रेता और एक क्रेता। राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती हैं? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं बी हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 21 वर्ष और अधिक बी। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है।
भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पर है। मतलब हम देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है जब वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, अथवा अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, सरकार की आलोचना करने अथवा किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करने अथवा किसी को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सही नहीं हो गए, ये दोनों सही हैं। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये दिए थे जेबी से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वो किन वस्तुओं पर लगाई जाती है? तो वस्तुओं के उत्पादन पे लगाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? केवल इसका सी था 1 और 2। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये बड़ा सिंपल है इसको ज्ञात करना। आप यहाँ से cos निकाल लीजिए, sin निकाल लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2/5। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपया तथा 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो धन ज्ञात करिए। तो सिंपल सा है, आपका निकाल लीजिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4460। 50 लीटर के एक मिश्रण में 20% एल्कोहल है, मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, 83 का राइट आंसर भी हो जाएगा 16.2/3%। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन ये कहता है कि त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करिए। दी गई श्रेणी में 28 के अतिरिक्त प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। जैसे देखिए, 7 में एक जोड़ेंगे 8, 63 में एक जोड़ेंगे जोड़ा 124 में एक जोड़ेंगे 125, ठीक है, 216, 343, 512, केवल 28 नहीं होगा। ठीक है, समीकरण के मूल समान होंगे। कब होता है समान? सबको पता होगा कि डी बराबर 0 होता है तब होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला की पूर्णति करिए आप। MTWT 92 का राइट आंसर बी हो जाएगा। FSS, एम का मतलब मंडे, टी का मतलब ट्यूसडे, डब्ल्यू का मतलब वेडनेसडे, टी का मतलब थर्सडे, एफ का मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो FSS हो जाएगा। दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? एक दूसरे के बेटे का पिता है। 93 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर है। अगर सभी को उपयुक्त तो अमीर के क्रम में बैठाया जाए, इसका स्थान मध्य में होगा, सी का होगा। बनेगा ई ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 5% कम कर दिया जाए, तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? 95/48। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच के कोण का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 डिग्री हो जाएगा। निकालने का फार्मूला क्या है दोस्तों? तो 60 × H-11 × M डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला अप्लाई करिए। H की जगह और मिनट की जगह रख दीजिए, आपका एंगल निकल जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिए, कौन कौन? 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रोज को ऐसा
लिख सकते हैं तो चेयर को ऐसा लिख सकते हैं, तो प्रेज को ऐसा लिख सकते हैं, तो सर्च को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 95 है। बेसिकली दोस्तों इनके प्लेस वैल्यूज दिए गए हैं, आर का 6, ओ को 8, एस का 2, ई का 1। ठीक है, सिंपली ऐसे दिखा गया है, आर को 6। उसी तरीके से सर्च को क्या लिखेंगे तो 21, 46, 73 आएगा। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, आपसे ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 96, तो 17 त्रिभुज हैं इसमें, 96 का ए हो जाएगा। लिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए, कौन सी संख्या लुप्त है? देखिए, तो पहला और तीसरा है, दोनों के बीच 5 का अंतर है, फिर तीसरा और पांचवें के बीच 2 का अंतर है, और दूसरा और चौथे के बीच का अंतर 4 है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज किस दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 88 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3 साल पर P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। ये फार्मूला होता है डिफरेंस निकालने का। इसको अगर निकालेंगे तो 5500 रुपये आएंगे। 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो mn हो जाएगा। ठीक है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दर क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, 10% हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और इतना सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? तो आपको पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। आप वहां से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके अगर निकालोगे तो 80 सेंटीमीटर आएगा। यदि x का अर्थ जोड़ है, y का अर्थ घटाना है और z का अर्थ भाग देना है और p का अर्थ गुणा है, तो इसका के लिए क्या मान होगा यहाँ पर? तो बड़ा आसान चीज़ है, इसका राइट आंसर 19 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 2 और ये सामान्य अध्ययन का पेपर है दोस्तों। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।